Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Sir. Good morning, sir. Okay, we will start in a minute. Good morning, sir. Okay, so कल जो हमने पढ़ा था वो क्लियर है क्या? सबको समझ में आया था? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने ये सब चीजें कर दी थी कल. इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटीज को सीखा था एंड फाइनली इनके नाम सब देखे थे हमने, किसको क्या बोलते हैं. तो दो मेन चीजें आई थी इसमें कि आपका एक तो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज, जो आपको मेन यहां से सीखना था. नाउ अब ये जो टॉपिक है यार, देखो ऐसा छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं है, ये काफी बड़ा टॉपिक होता है. बट अभी मेरा काम है आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका फंडामेंटल आइडिया देना. बाकी आप मैथ्स में इसको भर भर के पढ़ोगे. आप जो कैलकुलस की टेक्निक्स होती हैं वो आप मैथ्स में ही सीखोगे, लेकिन इसको यूज कैसे करा जाता है, हाउ टू यूज इट, हाउ टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई, ये आपको फिजिक्स में ही सीखना पड़ेगा सबसे ज्यादा. Obviously, some of the calculus is also needed for physical chemistry,
कुछ बनती हैं इक्वेशंस केमिस्ट्री में भी। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेके। किताबें मैंने आपको बताई दी थी शायद। सभी लोगों के पास एचसी वर्मा है? Yes, sir. Yes, sir. Is there anyone who doesn't have HC Verma? Sir, I don't have. I don't have book. I don't have the book. Sir, I don't have. Sir, Okay. So HC वर्मा लेनी पड़ेगी आप लोगों को बेटा, और अभी करंटली अगर मान लो अवेलेबल नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हो आप बहुत आराम से। I think this is the website's name, pucho.com I think। मैं तुम्हें बता दूंगा क्या है वेबसाइट का नाम। एक ऐसे करके एक वेबसाइट है pucho.com करके। तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट लिंक भेज दूंगा, उस पर आप अपना वो बना सकते हो जो भी है अकाउंट, उस पर सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबकी बुक्स मिल जाएंगी, बुक्स भी मिल जाएंगी और कोचिंग के मटेरियल्स भी मिल जाएंगे उस पर, काफी मिल जाएंगे। तो ये सब एचसी वर्मा है, जो भी रिक्वायर्ड बुक्स जो होती हैं जनरल सी, वो सब मिल जाएंगे। नाउ ऐसा नहीं है अब ये मत करना कि इसमें से सारी बुक ही डाउनलोड करके बैठ जाओ और सब कर रहे हो। जो आपको बताई जाए वही चीजें डाउनलोड करना, उसी के ही क्वेश्चंस करना। अभी ज्यादा इधर उधर भागोगी तो प्रॉब्लम आएगी और कुछ नहीं होगा। सबसे बेस्ट जो अभी ये भी हो सकता है कि आप, सिंस मोस्ट ऑफ यू आर एनरोल्ड समवेयर इन द कोचिंग, तो आप अगर उनके मटेरियल भी करते हो, दैट इज आल्सो सफिशिएंट फॉर नाउ। किसी को पर्टिकुलरली अगर ओलंपियाड की तैयारी करनी है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बाकी किताब भी करो, बाकी जो किताब है उनको भी करो आप। इफ यू आर फोकस्ड ओनली ऑन जेई एडवांस्ड, जेई मेंस, तो एचसी वर्मा, डीसी पांडे और कोई भी एक अपना मटेरियल उठा के कर लोगे तो आपका जो है सारा काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखो ये भी ऐसा नहीं है, एचसी वर्मा से सिर्फ मैंने बताया थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं बस। अगर आप डीसी पांडे की प्रॉब्लम्स कर रहे हो तो एचसी वर्मा की एक्सरसाइज करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा आपको। दूसरी चीज जो हमारा डाउट क्लियरिंग रहेगा, सिंस आपके 6 के 6 दिन क्लासेस होंगी, तो डाउट क्लियरिंग हम फिक्स कर लेते हैं कि सैटरडे रख लेते हैं। सैटरडेज को जैसे आज सैटरडे ही है क्या? ठीक है, आज सैटरडे ही है, तो नेक्स्ट सैटरडे से मान लो कि सैटरडे को हमारा डाउट क्लियरिंग रहेगा। हाँ, अगर आप लोगों ने डाउट नहीं पूछे तो मैं आगे पढ़ा दूंगा। फिर ऐसा नहीं है कि उस दिन डाउट है तो बस डाउट ही होता रहेगा। अगर आप डाउट पूछोगे तो मैं बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो आगे पढ़ा दूंगा। वैसे आप डेली डाउट पूछ सकते हो, लेकिन हमारा जो फोकस डे रहेगा वो सैटरडे ही रहेगा। ओके, बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा आप आगे। तो मैंने आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिकल तरीका भी बता दिया था कि भाई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, dy by dx और इसका डेल्टा y by डेल्टा x का। व्हाट इज डेल्टा y by डेल्टा x इन द ग्राफ? Slope ऑफ व्हाट? स्लोप ऑफ किसका स्लोप निकालना है? डेल्टा y by डेल्टा x, इसकी बात चल रही है। the slope between A and B. बिटवीन ए एंड बी। और इसको ना, इस वाली लाइन को आपने कॉर्ड के नाम से सुना होगा सर्कल में। इन जनरल हम इसको बोलते हैं सीकेंट। Yes, sir. इसको सीकेंट बोला जाता है, समझते हो? सीकेंट सेक्शन से आया ये नाम, इसको सीकेंट बोलते हैं लाइन को। और कॉर्ड जो होता है वो तो एक्चुअली लाइन सेगमेंट होता है, ए से बी तक आप बंद कर दिया, लेकिन सीकेंट जो है वो एक इनफाइनाइट लाइन होगी जैसे करके दोनों तरफ जा रही है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप अगर स्लोप ऑफ द कॉर्ड भी बोलोगे तो भी वही आएगा, स्लोप ऑफ द सीकेंट बोलोगे तो भी वही आएगा। एनीवे, this is how your delta y by delta x is defined. It gives you the average rate of change between a and b. a से b तक जाने में आप मूव तो करोगे ग्राफ के अलोंग, लेकिन हमें सिर्फ पहले a दिखाई दे रहा है और लास्ट में b दिखाई दे रहा है, तो हमें पता लगा कि भाई डेल्टा x x में कितना चेंज आया और डेल्टा y y में कितना चेंज आया। उन्हीं दोनों का रेशियो
आप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बोल रहे हो. इट गिव्स यू पर यूनिट चेंज इन डेल्टा एक्स में डेल्टा वाई में कितना चेंज आता है. जैसे कि आप बाजार में गए और आपने भाव पूछा, कुछ भी आलू खरीदने गए या प्याज सब्जी कुछ भी खरीदने गए, तो आप पहले उससे पूछते हो भाई रेट क्या है. तो रेट उसने बोला मान लीजिए 3 किलोग्राम पर केजी, सॉरी 3 रुपया पर केजी, इस तरह से उसने रेट बताया. आपने कहा भी 5 किलो मान दो, 5 किलो चाहिए आपको, तो आप मालूम है कि भाई पर केजी मालूम है तो मैं फिर कितने भी केजी का रेट बता सकता हूँ. तो इसी तरीके की चीज है. इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो जैसे ये 3 किलोग्राम पर केजी था, तो कितने ही किलो ले लो आप, आपको जो है वही रेट पड़ेगा. लेकिन मान लो दुकानदार जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन टाइप माइंडेड आदमी है, तो करेगा भाई कि अगर 1 किलो लोगे तो मैं 3 रुपए लूंगा, 2 किलो लोगे तो मैं जो है 2.5 रुपए लूंगा, 3 किलो लोगे अगर ज्यादा लोगे, होता है ज्यादा लोगे अगर आप ज्यादा सामान लोगे तो मैं थोड़ा सा रेट कम कर सकता हूँ. तो उस हिसाब से अगर आपने मान लीजिए उससे बात करी है, नाउ देयर विल बी अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये आएगी कि अब रेट उसका फिक्स नहीं है. जब रेट फिक्स नहीं होता देन वी आर मोर कंसर्न विद दिस dy by dx. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है. अगर आप ग्राफ में किसी भी एक पॉइंट पर हो, ए पर हो, तो वहां पर किस रेट से आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, जो कि आपको क्लियरली दिखना चाहिए. कि अगर मान लीजिए आपने ग्राफ कुछ इस टाइप का बनाया है, तो यहां पर इनिशियली धीरे धीरे बढ़ रहा है ग्राफ, धीरे धीरे यहां पर बहुत तेज बढ़ने लग गया, एकदम तुरंत ऊपर भागा है, तो यहाँ का स्लोप ज्यादा होगा. कहीं पर भी टेंजेंट बनाओगे इसका स्लोप ज्यादा होगा कंपेयर टू यहाँ पे. ये कम स्लोप वाली लाइन है, ज्यादा स्लोप वाली लाइन है. फिर जब आप एकदम टॉप तक पहुंच रहे हो तो फिर से स्लोप कम हो गया है. स्लोप देख रहे हैं सब लोग, फिर से आपका जो ग्राफ है धीरे धीरे बढ़ रहा है. हाँ, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो एकदम थोड़ी देर के लिए इट विल स्टॉप और फिर घटना शुरू हो गया, तो नेगेटिव स्लोप हो गया. तो ये इसका एक तरीके से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. एनीवे, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम. इसमें नई स्लाइड निकाल लेते हैं. देखो, ऑलराइट. अब अगर आपको ये चीज पता लग गई है तो थोड़ा सा बस एक बार और देखेंगे इसको. सपोज यू हैव अ इक्वेशन व्हिच इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. कुछ इस टाइप से y जो है वो x पे डिपेंड करता है. अगर y इस तरीके से x पे डिपेंड कर रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि x में थोड़ा सा चेंज करने पर y में क्या चेंज आएगा. तो उसका मीनिंग आप समझने की कोशिश करना. अभी मीनिंग हम इसका इस तरीके से बना सकते हैं कि सपोज आपके पास एक स्क्वायर था. चीजों को अगर हम ज्योमेट्रिकल तरीके से देखते हैं तो जनरली ज्यादा अच्छा समझ में आता है. x मान लीजिए इसका साइड लेंथ है, तो बता सकते हो y क्या बनेगा. इफ x इज द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, तो y क्या बन जाएगा. हाँ, सर डायगोनल The square. एरिया एरिया नहीं समझे, बोलो. सर नहीं आएगा. y क्या होगा, एरिया होगा कि नहीं, Yes, sir. यस सर समझा है ना, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर है ना. Yes, yes. एक्स स्क्वायर तो y होता है, y मतलब एरिया. तो साइड का स्क्वायर जो होता है दैट इज एरिया. दैट मींस y इज द एरिया. ये एरिया है इफ x इज साइड ऑफ अ स्क्वायर. अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से आता है बेटा कि एरिया जो है वो साइड स्क्वायर होता है. ये फॉर्मूला कहां से आया, ये कहां से पता लगा मुझे, इसका डेरिवेशन क्या है. सर एक ट्रायंगल का जो इसका हाफ होगा उसका हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होगा. इसमें बेस और हाइट सेम है तो वो इससे कैसे वो पता लगा डबल. तुम्हें एरिया. नो 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 बेटा, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग. यही फंडामेंटल है, आप इससे बाकी चीजें सर स्क्वायर में से एक स्ट्रिप काटेंगे और x टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया निकलेगा ना. ओके. अभी भी आप जो एक मेन फंडामेंटल चीज है छठी क्लास की जो आपने पढ़ा था 6th क्लास में, वो भूल रहे हो आप. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया, कैसे डिफाइन करते हैं एरिया को. सो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एरिया इज दैट इफ यू टेक अ वेरी स्मॉल स्क्वायर
whose side is 1 unit, सबको याद आ जाएगा तुरंत से। तो इसका एरिया डायरेक्टली डिफाइंड होता है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। दिस इज हाउ एरिया इज डिफाइंड, इट्स एरिया विल बी 1 यूनिट स्क्वायर। एक बहुत छोटा सा स्क्वायर जिसका साइड लेंथ 1 यूनिट है, विदाउट स्टेटिंग एनी फॉर्मूला, डायरेक्टली उसका एरिया डिफाइंड होता है 1 यूनिट स्क्वायर। उसके एरिया को हम 1 यूनिट स्क्वायर ही बोलेंगे। अब यहां से ही आपकी दुनिया भर के जो फॉर्मूले हैं वो सब आ जाते हैं, चाहे वो फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो यहीं से आएगा, चाहे आपको स्क्वायर का निकालना हो तो भी यहीं से आएगा, चाहे फिर ट्रायंगल हो वो भी यहीं से आएगा। सो कहने का मतलब ये कि हमेशा फंडामेंटल्स पे ध्यान दिया करो ज्यादा। Obviously you will learn a lot of tricks during this 2 years, लेकिन still fundamentals जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे ध्यान रखा करो। वो चाहे आपने फिर 6th क्लास में पढ़े हो, चाहे 4th क्लास में पढ़े हो। अभी देखना कुछ टाइम बाद यही चीज जो है वापस से यूज आएगी। Anyway, हम अभी क्या कर रहे थे यहाँ पर, हमें पता लगा भाई एरिया जो है वो आपका y स्क्वायर है, y इज द एरिया। नाउ कंसिडर कि मैंने ये साइड लेंथ थोड़ा सा बढ़ा दिया, मुझे अभी भी इसको स्क्वायर ही रखना है, बस मैंने साइड लेंथ थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जब मैं इसका साइड लेंथ थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो इसका चेंज जो मैंने किया है दैट वैल्यू इज डेल्टा एक्स, यहां से यहां तक की। तो न्यू साइड लेंथ कितनी हो जाएगी? न्यू साइड लेंथ कितनी? x plus delta x। x plus delta x। करेक्ट। अब अगर इधर बढ़ा है तो स्क्वायर रखने के लिए मुझे इधर से ही बढ़ाना पड़ेगा। इधर ही मैं ऑब्वियसली डेल्टा एक्स से बढ़ाऊंगा तभी स्क्वायर रह पाएगा ये। और फिर वापस से जब आप स्क्वायर बनाओगे तो कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। Obviously the area has increased, area has also changed, and अगर आपने ये जो मैं यहाँ पर शेडेड कर रहा हूँ पार्ट, इसका एरिया निकाल लिया, यही आपका एक तरीके से चेंज इन एरिया होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि शेडेड पार्ट विल बी डेल्टा वाई। बोलो बच्चों। Yes sir। बिकॉज y वॉज एरिया, तो ये जो शेडेड पार्ट है दिस विल बी योर चेंज इन एरिया डेल्टा वाई। Yes sir। Now I want to find the value of delta y and somehow relate it to delta x. तो देखिए क्या कर सकते हैं। नया वाला एरिया, न्यू एरिया मैं कैसे लिख सकता हूँ? न्यू एरिया विल बी y प्लस डेल्टा y। ये समझ में आता है? टोटल एरिया जो होगा नया वाला, yes, दिस मस्ट बी इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। Yes or no? yes sir। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अब जरा इसको होल स्क्वायर को ओपन कर लो। होल स्क्वायर को ओपन करना तो आता ही है आप लोगों को। और यहां से आप इजीली डेल्टा वाई देख सकते हो, क्योंकि हमारा y जो था वो तो एक्स स्क्वायर के बराबर था इस वाली इक्वेशन से। y और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा वाई क्या बचेगा? बोलो, ये समझ में आता है? yes, ज्योमेट्रिकली व्हाट डज इट मीन? ज्योमेट्रिकली ये कहां कहां लाई करते हैं देखो। तो मैं इसको बना सकता हूं बहुत आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। If you take this delta y and divide it into 3 parts like this, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, this will be a rectangular strip। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इसकी x है, ओरिजिनल जो हमारा स्क्वायर था उसका लेंथ, उसका साइड, और इसके विड्थ जो है वो डेल्टा x है। बोलो, ये समझ में आता है? Yes sir। सिमिलरली ये वाला जो आपका रेक्टेंगल होगा ये भी वही होगा कि नहीं? Yes sir।
मुझे बता सकते हो ये जो यहाँ पर छोटा सा स्क्वायर शायद होगा ये, इसका एरिया कितना है? डेल्टा एक्स स्क्वायर. करेक्ट, दैट विल बी डेल्टा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स डेल्टा एक्स हैं, इधर से भी डेल्टा एक्स थोड़ा, इधर से भी. सो आपको समझ में आ गया कि हाँ चलो ठीक है, ज्योमेट्रिकली भी डेल्टा वाई जो है दैट इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, यही आया. एनीवे, अब हम यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. नाउ टू एंटर इनटू द कैलकुलस you have to deal with the infinitesimal quantities. डेल्टा एक्स को अगर आपने बहुत बहुत छोटा कर दिया, उसको लिखने का तरीका ये होता है बेटा, it means that delta x approaches zero. It is different from saying delta x equal to zero. delta x equal to zero में तो delta x का वैल्यू खत्म कर दिया आपने, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं, but we are saying कि delta x is made very 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 small. डेल्टा एक्स का कुछ वैल्यू है, इट इज नॉट जीरो, बट वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल. व्हेन दिस बिकम्स वेरी स्मॉल, तो ध्यान से समझो, आपकी ये वाली इक्वेशन में डेल्टा वाई भी dy बन जाएगा, और डेल्टा एक्स जो है वो हो जाएगा आपका dx, डेल्टा वाई हो जाएगा dy. ये वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी अब? सर dy by d. दैट dy इक्वल टू dx प्लस dx स्क्वायर. क्या ये वाली बात समझ रहे हैं सब लोग? Yes, sir. अब मैं आपको कुछ एक दो चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, मैथ्स रिलेटेड है, जो कि आपकी चीजों को क्लियर करेंगे. यहाँ समझना थोड़ा. यू ऑलरेडी नो दैट इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कितना होता है? Infinity. इनफिनिटी आता है. बट इंफिनिटी स्क्वायर कितना होगा? Infinite. इनफिनिट. इंफिनिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगर इंफिनिटी कर दो तो, Infinity. Same infinity. और अगर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी कर दो तो, Same infinity. हाँ, 0 नहीं सर 1. 1 1 होगा. Infinite. दोनों इक्वल, मतलब इंफिनिटी दोनों इक्वल ले रहे हो आप. सर 1. ध्यान दो, इंफिनिटी कोई नंबर नहीं था, ये बहुत रिप्रेजेंटेशन था एक बहुत बड़े नंबर का. Sir, infinity. सुनो पहले मेरी बात सुनो एक बार. When you are writing infinity divided by infinity, you can never say कि हाँ ये दोनों नंबर बराबर ही होंगे, क्योंकि पहली बात तो इंफिनिटी कोई एक नंबर नहीं होता है. It is the representation of those type of numbers which are so large that you are unable to write them. So this value can take any number. ये जो भी एक्सप्रेशन है, it can take any value actually. कोई भी नंबर हो सकता है, ये 1 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. It can even be 0.5, it can even be 2, it can even be 3. क्या ये बात समझ रहे हो? Yes sir. तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है इसलिए. दूसरा ये समझो, अगर मेरे पास एक नंबर है बहुत छोटा, उल्टा, एकदम उल्टा कर दिया हमने. अच्छा, एक चीज तो नॉर्मल ये है, डेल्टा एक्स में अगर आपने x ऐड किया तो ये तो इन्फिनिटी आएगा, मतलब सॉरी, इन्फिनिटी में अगर x ऐड किया कोई भी फाइनाइट नंबर तो इन्फिनिटी ही आएगा, ये ऑब्वियस है. लेकिन अगर मैंने इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अगेन ये वही वाली चीज है, एनी नंबर, इट कैन टेक एनी वैल्यू. So these type of results are very important to understand to begin understanding calculus, to start the understanding of calculus. और इनको आप बहुत ही स्पेशल टॉपिक में पढ़ोगे इन मैथमेटिक्स. These are called indeterminate forms. Indeterminate, जिनकी वैल्यूज को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, those are called indeterminate. Indeterminate, they are different from undefined. एक तो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड तो मतलब ये कि कोई पता ही नहीं है, मतलब वी डोंट इवन नो क्या वैल्यू है. इनडिटरमिनेट का मतलब होता है कि आपको उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, बट इट विल हैव सम वैल्यू. एनीवे, इफ आई राइट dy by dx, ये भी बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है, अगेन ये वाला जो वैल्यू है, इट कैन टेक एनी नंबर.
इट कैन बी फाइनाइट, इट कैन बी इनफाइनाइट, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव फाइनाइट, कुछ भी हो सकता है नंबर। सो दो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज का डिवीजन विल बी वेरी, इट कैन टेक एनी वैल्यू। अब ध्यान से समझना है, अगर मैंने फाइनाइट नंबर में अगर मैंने dx को ऐड कर दिया, बहुत छोटा नंबर ऐड कर दिया, तो ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा, इसको x ही लिखते हैं हमेशा। x के कंपैरिजन में dx कुछ भी नहीं है, इसको x लिखा जाता है। नाउ यू माइट थिंक कि यार ये क्या मैथमेटिक्स है, मतलब इस टाइप की कैसे चल रही है, बट कैलकुलस जो है इन्हीं चीजों से डील करती है। Obviously there can be some error, but the thing is that dx can be made as small as you think of. इसको हम इतना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि x के सामने इसकी कोई भी won't have any magnitude in front of x. Compared to x it will be nothing. और हम ऐसा सभी इनफाइनाइटेसिमल नंबर्स के लिए कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या मैं x मल्टीप्लाइड बाय dx को भी लिख सकता हूं क्या x? इज दिस आल्सो करेक्ट? बोलो। नो सर, नो सर। नो, दिस कैन नेवर बी रिटन, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हो एक बहुत छोटे नंबर से, तो ये फिर से ये खुद एक इनफाइनाइटेसिमल है, आप इसको x नहीं लिख सकते हो, ये तो इनफाइनाइटेसिमल बनेगा 100%। जब आप फाइनाइट नंबर में कोई छोटा नंबर ऐड कर रहे हो तो कोई बात नहीं, उसको फिर ठीक है ऐसे रखो, लेकिन ये वाला जो है ये बहुत छोटा है। dx is very very small than x. x is almost comparable to x plus dx. बट अगर अगर मैं x से कंपेयर करूंगा तो x बहुत बड़ा हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय dx से। ये सारी सिचुएशन समझ में आ रही है दिमाग में? यस। फाइनली ध्यान से देखना, अगर आपने इस क्वांटिटी का स्क्वायर किया, क्योंकि हमें यही चीज पढ़नी थी, अगर आपने इसका स्क्वायर किया है तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, dx से भी बहुत छोटी होती है, और dx इन टर्न x से बहुत छोटा है। क्या ये वाली बात समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। अगर आपने किसी इनफाइनाइटेसिमल का स्क्वायर कर दिया तो वो उस इनफाइनाइटेसिमल से और छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, बिकॉज यू आर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरी स्मॉल नंबर्स। एनीवे, दिस इज द मेन थिंग। ये जो dx है, आप इसमें से कॉमन ले लो और इस नीचे इसके नीचे ले आओ, तो dy by dx will become equal to, which can be written as, मेरे को बताइए क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. हम dx को डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं सीधा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू भी नहीं लिखा मैंने सीधा इक्वल टू लिखा है। यही मेन चीज है कैलकुलस की। ये आपको बता रहा है किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं x चेंज करता हूं, यानी साइड लेंथ चेंज करता हूं, तो उसका जो एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा, किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा, एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा। ध्यान से समझ लो, it will be changing at the rate of 2x, where x is the instantaneous, जो अब क्योंकि आप चेंज कर रहे हो कंटिन्यूअसली, तो जिस इंस्टेंट पर आपको चेंज चाहिए उसी इंस्टेंट का साइड लेना है, आपको साइड लेंथ लेना है। तो ऑब्वियस सी बात एक तो यहां पर ये आएगी कि dy by dx कांस्टेंट तो है नहीं, वो तो x पे डिपेंड कर रहा है। dy by dx is not constant, it is depending upon the x। तो ये 2x भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2x सिर्फ इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है। एक तो आपने यहां पर रेक्टेंगल आप बढ़ जाता है छोटा सा, और एक रेक्टेंगल यहां बढ़ जाता है छोटा सा, इन्हीं की वजह से इफेक्टिवली एरिया चेंज हो रहा है। अब आपको लगेगा ये हमने मिस कर दिया, तो ये इतना छोटा है किसी भी एक इंस्टेंट पर अगर मैं देखूं कि आप इसको इफेक्टिवली नेग्लेक्ट कर सकते हो।
क्या मेरी ये वाली बात समझ रहे हैं सब लोग? बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, छोटा मोटा है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मान लीजिए ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया सच दैट इट इज बिकमिंग फाइनाइट, इनिशियली बहुत छोटा था बट डेल्टा एक्स डीएक्स आपने बढ़ाना शुरू कर दिया या फिर धीरे धीरे ऐड करते चले गए, तो अल्टीमेटली तो इट विल बिकम बड़ा तो बन ही जाएगा। तो अगर ये ऐसा बड़ा बन जाएगा तो फिर क्या हमने ये गलती कर दी? इसका मतलब हमने ये सारे छोटे छोटे अगर स्क्वायर छोड़ दिए थे तो एक तरीके से तो हमने ये पूरा छोड़ दिया, और ये पूरा छोड़ दिया तो इट विल बी अ बिग मिस्टेक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है? यस लेकिन अब ध्यान से समझना, ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने एक्चुअली इसको नहीं छोड़ा है, पूरे को नहीं छोड़ा है आपने, क्योंकि आपका जो रेक्टेंगल है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, उसका लेंथ कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना तुरंत। यहां पर जो छोटे छोटे रेक्टेंगल थे ना, इनका लेंथ ऐसे कांस्टेंट नहीं है, इनका लेंथ एक्स के साथ बढ़ रहा है। तो पहला रेक्टेंगल में भी आपने ये लिया होगा, लेकिन अगला रेक्टेंगल थोड़ा सा ऊपर उठ के आएगा, नेक्स्ट रेक्टेंगल और ऊपर उठ के आएगा छोटे छोटे। तो कभी भी आप जो है इतनी बड़ी गलती नहीं कर रहे हो कि ये पूरा का पूरा ही मिस कर दिया आपने, आप इसमें से ऑलमोस्ट पूरा ही ले रहे हो, और आपने जो लूज किया है छोटा सा, ये जो हटा के हम dx हटा दे रहे थे बार बार, यहाँ पर ये चीज हटा रहे थे, उसकी वजह से एक वेरी फाइन लाइन यहाँ पर बनेगी, बहुत पतली, जिसका थिकनेस ऑलमोस्ट 0 है बिल्कुल। ये आपका मे बी मिस कर जाएगा, लेकिन अगेन हम इसको जितना छोटा चाहे उतना छोटा कर सकते हैं, एंड वी मेक इट इफेक्टिवली इक्वल टू 0। तो जब आप ऐसे धीरे धीरे ये सारे जो आप ये बढ़ाते जा रहे हो धीरे धीरे, तो ये सारे एरियाज आपके रेक्टेंगल बढ़ते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, इधर से ये वाले रेक्टेंगल्स भी ऐड होते जा रहे हैं, और आप देखोगे कि इसमें से सारा का सारा एरिया आपने ऑलमोस्ट ले लिया है, इसमें से कुछ भी बचा नहीं है, ये सब कवर हो गया। एक फाइन लाइन के बारे में आप सोच सकते हो, हाँ ठीक है, बट उसको हम इफेक्टिवली 0 बना सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दीज क्वांटिटीज दिस आर एक्चुअली इक्वल टू, इसको मैं इक्वल ही बोल सकता हूं। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? Yes, sir. आ रही Yes, sir. कितने लोगों को समझ में नहीं आया, हाथ उठा दो एक बार। नाउ दिस इज द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग कि कितने लोगों को समझ में नहीं आया, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद से मैं पूछना बंद कर दूंगा कितने लोगों को समझ में नहीं आया, हाथ उठाओ। आपको खुद से ही बोलना पड़ेगा। सो आई सी 7 हैंड्स गोइंग अप। इन लोगों को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अगर अभी समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, इट डजंट मैटर एक्चुअली। द थिंग इज यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि जब आप इस dx को रिलीज कर रहे हो, मतलब एलिमिनेट कर रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक, बिकॉज ये dx हम जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं, इतना छोटा कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। एंड व्हेन यू आर नॉट इमेजिनिंग दिस, मतलब व्हेन यू आर नॉट एबल टू इमेजिन इट, तो आप उसको हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर ये समझाया है कि जब आप एक छोटा सा यहाँ पर ये रेक्टेंगल छोड़ते हो, छोटा सा स्क्वायर यहाँ से, मतलब यू डोंट कंसिडर इट इन द एरिया, तो आपको ये ऐसे इतनी बड़ी गलती नहीं कर दोगे फाइनली कि इतना बड़ा आपने छोड़ दिया पूरा। आप इतना बड़ा कभी नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि आपके जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में x का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो आपका रेक्टेंगल का साइज जो है वो चेंज होते जा रहा है। सो जब आपका रेक्टेंगल का साइज धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, तो आपने ये वाला पोर्शन तो कवर कर लिया, इसका मतलब ये रेक्टेंगल्स के एरिया में कवर हो चुका है, ये सारा कवर हो गया, और इधर से भी आपने ये सारा कवर कर लिया।
बीच में मे भी हो सकता है एक पतली सी लाइन, हालांकि ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, इधर वाला पोर्शन जो है और इधर वाला पोर्शन ही पूरा जुड़ा हुआ होगा। तो ये अगर जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक एट ऑल। और यही कैलकुलस की खास बात है, दैट इट वर्क्स परफेक्टली, देयर आर नो एरर्स इन इट। इवन दो हमें यहाँ पर देख के जो इसकी जो क्या बोलते हैं, इसका जो हम ये प्रोसेस देख रहे हैं, उस प्रोसेस में हम dx को एलिमिनेट करते हैं, बट इफेक्टिवली यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक व्हाइल डूइंग दैट। अभी मेरे को बताओ क्या चीज नहीं समझ में आई है, प्रिसाइजली क्या प्रॉब्लम है ये आपको बताओ इसमें। क्योंकि इसके बाद का काम जो है कंपैरेटिवली इजी है, फॉर्मूले याद करने हैं हमें बस। एनीवे थोड़ा कम टाइम बचा हुआ है तो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ मीटिंग, एंड सभी लोग ध्यान से, 31 पार्टिसिपेंट्स हैं, रीजॉइन वेरी क्विकली। आई एम एंडिंग द मीटिंग, दोबारा से रीजॉइन करेंगे।